कभी कभी ना तारीख ऐसी कहानियां सामने लाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसी ही एक दास्तान की बात करने जा रहे हैं। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, मसालों का कारोबार करना था, और वो देखते देखते एक पूरी सल्तनत पर काबिज हो गई, एक हुक्मरान बन गई। जी हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हैरान कर देने वाली और सच कहें तो खौफनाक कहानी है। तो इस कहानी का आगाज होता है वेल्स के सब्ज और शादाब इलाके में एक पुराने किले से। नाम है उसका पोविस कैसल, और इस किले का ना कोना कोना हिंदुस्तान के खजानों से भरा हुआ है। यहाँ टीपू सुल्तान की पगड़ी रखी है, वहाँ मुगल बादशाहों के सोने के हुक्के, हीरों से जड़े खंजर, हाथी दांत की नादिर चीजें। ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस बेहिसाब दौलत का सबूत है जो एक पूरे बड़े सगीर से खींच कर यहाँ लाई गई। लेकिन सवाल तो यही है, आखिर ये सब कुछ यहाँ पहुंचा कैसे? और बस यही तो वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरी दास्तान की जड़ है। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक ऐसी कंपनी जिसका काम सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा बनाना था, दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में से एक पर कब्जा कर बैठी? ये सिर्फ तारीख का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट पावर की हदों के बारे में एक सबक है जो आज भी उतना ही अहम है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। हमारी इस सवाल का जवाब, यकीन करें, इसी किले की एक दीवार पर लगी एक देखने में बिल्कुल मामूली सी पेंटिंग में छुपा है। एक ऐसी तस्वीर जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये तस्वीर एक बहुत बड़े तारीखी लम्हे को दिखाती है। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम है जो उस वक्त तक बिल्कुल बेबस हो चुके थे, और वो कंपनी के एक बहुत ही चालाक और बेरहम नुमाइंदे रॉबर्ट क्लाइव को एक कागज दे रहे हैं। ये कोई आम सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, नहीं, ये एक कॉर्पोरेट टेक ओवर का, आप कह लें, कानूनी आगाज था। वो लम्हा जब तिजारत का पर्दा हटाकर सीधे सीधे हुकूमत का ताज पहना जा रहा था। लेकिन सवाल फिर वही है, एक ट्रेडिंग कंपनी यहाँ तक पहुंची कैसे? इसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, कोई 2 सदियां पीछे। एलिजाबेथन इंग्लैंड के दौर में, जब इस कंपनी की शुरुआत बहुत ही गैर यकीनी और मामूली सी थी। देखिए, 1599 में जब लंदन के कुछ ताजिरों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का सोचा, तो कामयाबी की दूर दूर तक कोई गारंटी नहीं थी। इससे पहले भी कोशिशें हुई थी, जैसे सर जेम्स लैंकास्टर का सफ़र, लेकिन वो तूफानों में, बीमारियों में, नाकामी में ही ख़त्म हो गया। सच तो यह है कि उस ज़माने में मशरिक़ के साथ तिजारत करना एक बहुत बड़ा और अक्सर जानलेवा जुआ होता था। और ज़रा इस फ़र्क को तो देखिए, इससे पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। एक तरफ था 16वीं सदी का इंग्लैंड, एक गरीब, ज़्यादातर देही मुल्क जिसे यूरोप में कोई पूछता भी नहीं था, और दूसरी तरफ मुग़ल हिंदुस्तान, जो उस वक्त दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर था। दुनिया के 25% चीज़ें यहाँ ही बनती थीं, कपड़ा, मसाले, सब कुछ। ये बिल्कुल डेविड और गॉलियत जैसी कहानी लगती थी। लेकिन इस बार डेविड के पास एक नया हथियार था। कंपनी को बनाने वाले भी बड़े दिलचस्प किस्म के लोग थे। उनमें लंदन शहर के अमीर सौदागर भी थे, तो आम दुकानदार भी, और हाँ, इनमें समंदरी डाकू भी थे। मतलब वो लोग जो हस्पैनी जहाज़ों को लूटा करते थे और जिन्हें बड़े अदब से प्राइवेटियर्स कहा जाता था, यानी सरकारी इजाज़त वाले लुटेरे। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, ये सब दौलत कमाने के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार थे। तो वो नया हथियार क्या था? वो था एक बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया, द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये एक इनकलाबी चीज़ थी। उसने कंपनी को एक ऐसी शनाख्त दी जो कभी मरती नहीं थी। शेयर होल्डर आते जाते रहते, मर जाते, लेकिन कंपनी एक कानूनी हैसियत से हमेशा जिंदा रहती, पैसा जमा करती रहती और अपने प्लान्स को नस्लों तक आगे बढ़ा सकती थी। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी आखिर एक फौजी ताकत कैसे बन गई, और ये तब्दीली आई हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़े उतार चढ़ाव के दौरान। हुआ ये कि 18वीं सदी के शुरू में जो मजबूत मुगल सल्तनत थी वो कमज़ोर होने लगी। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान में एक पावर वैक्यूम सा पैदा हो गया। तारीख़दान इस दौर को द ग्रेट एनार्की कहते हैं। मतलब हर तरफ अफरा तफरी थी, हर सूबेदार, हर नवाब बस अपनी हुकूमत बचाने और बढ़ाने की जंग में लगा हुआ था।
और बस इसी अफरा तफरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना मौका नजर आ गया। फिर आया साल 1757। रॉबर्ट क्लाइव, जो जितना अच्छा फौजी था उससे कहीं बड़ा साजिशी था। उसने अपनी छोटी सी फौज के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलासी की जंग में हरा दिया, और ये जीत हथियारों से ज्यादा गद्दारी, रिश्वत और अपनों की साजिशों का नतीजा थी। और फिर इसके 8 साल बाद 1765 में वो लम्हा आया जो हमने पॉवर्स कैसल की पेंटिंग में देखा था। कंपनी ने कमजोर पड़ चुके मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्स जमा करने का सरकारी हक हासिल कर लिया। इस हक को कहते थे दीवानी, और दीवानी मिलने का मतलब था कि अब पूरा खेल ही बदल चुका था। सोचिए, एक कंपनी जो कल तक टैक्स दिया करती थी, अब वो खुद टैक्स जमा करने वाली बन गई थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब कंपनी अपनी तिजारत, अपनी प्राइवेट फौज, सबका खर्चा हिंदुस्तानियों के पैसों से ही चला सकती थी। तो फिर सोचिए, क्या होता है जब एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना हो, जिसकी कोई अखलाकी जिम्मेदारी ना हो, जब वो एक पूरे मुल्क पर हुकूमत करने लगे। बंगाल के लोगों के लिए इसके नताइज तबाहकुन और हौलनाक थे। 1757 से 1765 के बीच कंपनी के अफसरों ने तोहफों के नाम पर नवाबों से लगभग 2.5 मिलियन पाउंड वसूल किए। जरा इस रकम का अंदाजा लगाएं। ये इतनी बड़ी रकम थी कि कंपनी के कई लोग रातों रात इंग्लैंड के सबसे अमीर तरीन लोग बन गए। ये उस वक्त ब्रिटानिया की पूरी कौमी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये एक पूरे सूबे का खजाना था जो इंग्लैंड मुंतकिल हो रहा था। और इस खुली लूटमार के फौरन बाद 1769 में बंगाल में तारीख का बदतरीन कहत पड़ा। कंपनी की बेरहम टैक्स पॉलिसियों और उनकी तरफ से अनाज को जमा कर लेने की वजह से ये कहत एक इतना बड़ा इंसानी अलमिया बन गया कि करीबन 1 करोड़ लोग, यानी इस वक्त की आबादी का 1/3 हिस्सा भूख से मर गया। और शायद इस पूरे दौर की सबसे दर्दनाक निशानी खुद बादशाह शाह आलम की ज़ात थी। एक शायर, एक आलिम, एक अजीमुशान सल्तनत का वारिस। हालात ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि आखिर में उन्हीं के एक आदमी ने उन्हें अंधा कर दिया, और उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी कंपनी के पेंशन खार के तौर पर गुजारी। लेकिन हिंदुस्तान में ये जो जुल्म हो रहा था और कंपनी के अफसरों की ये जो बेहिसाब दौलत थी, जिसकी वजह से उन्हें बरतानिया में तंज से नवाब कहा जाता था, ये कहानी ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। जल्द ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बेलगाम कॉरपोरेशन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। 1788 में एक मशहूर पार्लियामेंट मेंबर एडमंड बर्क ने बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ एक तारीखी मुकदमा शुरू किया। बर्क के ये अल्फाज उस गुस्से को जाहिर करते हैं जो बरतानिया में अपनी ही बनाई हुई इस कंपनी के करतूतों पर महसूस किया जा रहा था। उन्होंने कहा, मैं वॉरेन हेस्टिंग्स पर इल्ज़ाम लगाता हूँ हिंदुस्तान के लोगों के नाम पर, जिनके कवानीन, जिनके हुकूक और आज़ादियों को इसने पामाल किया, जिनके मुल्क को इसने बर्बाद कर दिया। हालांकि बाद में हेस्टिंग्स इस मुकदमे से बरी हो गए, लेकिन कंपनी का असल अंजाम हुआ 1857 में। और देखिए, किस्मत का खेल भी अजीब है। कंपनी को तबाह भी उसी की बनाई हुई फौज ने किया, यानी हिंदुस्तानी सिपाहियों ने। 1857 की जंगे आज़ादी को बेरहमी से कुचलने के बाद बरतानवी हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि अब एक ट्रेडिंग कंपनी को सल्तनत चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कंपनी ख़त्म कर दी गई और हिंदुस्तान सीधा बरतानवी ताज के कंट्रोल में आ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी तो 1858 में ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी जो विरासत है और इस कहानी से जो सवाल उठते हैं वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मॉडल है ना, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी महारत से इस्तेमाल किया, ये आज की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद है। आज की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो सब इसी मॉडल पर काम करती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी एक कानूनी शख्स है जिसके हुकूक तो हैं, लेकिन जिम्मेदारियां अक्सर महदूद होती हैं, ये शायद बरतानिया की सबसे ताकतवर और सबसे मुतनाज़ा एक्सपोर्ट है। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल तक लाती है। आज की दुनिया में जहां कॉरपोरेशंस की ताकत अक्सर मुल्कों से भी ज़्यादा होती है, वहां हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि मुनाफे की दौड़ इंसानी हकूक और लोगों की भलाई से आगे ना निकल जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी कॉरपोरेट तशद्दुद की तारीख में सबसे बड़ी मिसाल है,
اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب کارپوریٹ پاور بے لگام ہو جائے تو اس کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا 200 سال پہلے تھا۔